आज कलकत्ता के प्रेस क्लब में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब कासिम रसूल इलियास साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ये बताया कि 2024 में अगर इंडिया अलायंस को जीतना है तो छोटी छोटी सियासी पार्टियों के साथ खुलूस के साथ इत्तेहाद करनी होगी, वरना छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह रिजल्ट निकल सकता है। उन्होंने वेस्ट बंगाल में इक़्तिदार वाली सियासी जमात तृणमूल कांग्रेस या बिहार में जेडीयू, आरजेडी, उत्तर प्रदेश में मायावती या अखिलेश सिंह वगैरह से भी यही बात कही कि अगर इंडियन अलायंस को बीजेपी के खिलाफ में या एनडीए खिलाफ में मुतहद होकर लड़ना है और 2024 में कामयाबी हासिल करनी है तो फिर सीटों के बंटवारा करके लड़ा जाए, तब जाकर वोट की तकसीम ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि शराब की लाइसेंस खुलेआम दिया जा रहा है। आज शराब, जुआ, सट्टा और दीगर मंशियात की वजह से ना जाने कितने घर बर्बाद हो चुके हैं। उन्होंने आवाम से ये भी गुजारिश की कि 2024 में वो एनडीए के बजाय इंडिया अलायंस की हिमायत करे और उनको वोट दे। मैं साजिद परवेज, टाइम्स न्यूज़ 18, कोलकाता। हम जानते हैं कि दो अलायंस हैं, एक तरफ एनडीए है जो इस वक्त रूलिंग अलायंस है और दूसरी तरफ में इंडिया अलायंस है, जिसमें जितने अपोजिशन पार्टीज़ हैं ऑलमोस्ट 26 अपोजिशन पार्टी उसके अंदर ज्वाइन कर चुकी हैं। जाहिर है कि ये एक टफ फाइट होगी और पूरा देश और देश की अक्सरियत ये चाहती है, मेजॉरिटी, कि पिछले 10 साल से देश में जो आतंक मचा हुआ है डेमोक्रेसी के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ, देशवासियों के खिलाफ, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जिस तरह करोनी कैपिटलिज्म बढ़ रहा है और जिस तरह पूंजीपतियों को सरकार की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही है और देश की जो दौलत है, देश के जो रिसोर्सेज है, वो चंद हाथों में सिमटते जा रहे हैं। फिर ये देख रही है सरकार, हम देशवासी ये देख रहे हैं बहुत तफसील से कि किस तरह लोकतंत्र का पतन हो रहा है। एक तरफ तो जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनको लोकसभा से निलंबित किया जा रहा है, उनके ऊपर में ईडी और ईडी की और सीबीआई की रेड्स हो रही है, इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, जेलों में भेजा जा रहा है। फिर हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम डिवाइड पैदा कर दी गई। जाहिर बात है कि पिछले 60-65 साल से ये सिचुएशन पैदा नहीं हुई थी जो आज पैदा हो गई है कि हमारे देश के वो लोग जो बरसों से, सदियों से, सैकड़ों सालों से साथ में रहते बनाकर पेश किया जा रहा है। तो देशवासी वजह तौर पे ये चाहते हैं कि अब ये सरकार को जाना चाहिए। जो सरकार ये कहकर आई थी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हम जीतेंगे, वो सरकार कुछ लोगों को साथ लेकर सबका विनाश कर रही है। तो ऐसे में हमने ये सुख की सांस ली थी, चैन की सांस ली थी कि इंडिया अलायंस के अंदर तमाम पार्टियां आ गई। लेकिन जो अभी 5 स्टेट्स के इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो इन पार्टियों का प्रदर्शन हुआ है उससे बहुत मायूसी हुई, उससे बहुत शॉकिंग कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में जो इंडिया अलायंस में शामिल छोटी पार्टियां थी, रीजनल पार्टियां थी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगी तो टिकट नहीं दिया गया। और जाहिर बात है कि आपको जो और फिर ये कि जो जिन लोगों को सीटें दी गई वो सब वो लोग थे जिनसे लोग पहले से ही नाराज थे, ऐसे लोगों को टिकट दिया गया। और फिर जो इंटरनल डिस्प्यूट थे कांग्रेस पार्टी के, वो भी उभर कर सामने आ गए इसके अंदर। इसका नतीजा ये हुआ कि वो आप देख रहे हैं कि जहां पर एग्जिट पोल ये बता रहा था कि छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस लौट रही है और राजस्थान में टफ फाइट। और हम को ये देखकर भी बड़ा अफसोस हुआ कि कांग्रेस पार्टी जो अब तक सेकुलर वैल्यूज के साथ जुड़ी हुई थी, उसने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये जो
कांग्रेस वर्सेस बीजेपी जो लड़ाई चल रही थी, वो ये लड़ाई चल रही थी कौन सबसे बड़ा हिंदुत्व का आदमी है, कौन सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र का हामी है, इसके बुनियाद पे लड़ाई चल रही है। तो जाहिर बात है कि उसके जो परिणाम आए हैं वो ये नहीं है कि बीजेपी जीती है, बल्कि ये है कि कांग्रेस हारी है, और कांग्रेस अपने रवैये से आ रही है, अपने घमंड से आ रही है, अपने ईगो से आ रही है, अपने गलत तरीके से टिकट देने से आ रही है, रीजनल पार्टियों को अकोमोडेट न करने से आ रही है। अब ये आंखें खोलने के लिए काफी है। अगर कांग्रेस पार्टी ने और तमाम अपोजिशन पार्टीज ने आइंदा 2024 के इलेक्शन में सही से तालमेल नहीं किया सीटों का, आपके यहाँ भी सामने आएगा। कलकत्ता में जब तृणमूल कांग्रेस टीएमसी कांग्रेस को और लेफ्ट को कितना अकोमोडेट करती है, इस पर सबको डिपेंड करेगा। तो हम ये मानते हैं कि हम आपके इस माध्यम से तमाम ही इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियों को ये आह्वान करना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर वो वाकई पावर को बीजेपी से, संघ परिवार से निकालना चाहती है, और ये वाकई चाहती है कि देश के अंदर एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री में सेकुलर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, तो उसे आपस के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उसको दूर करके सही से तालमेल के साथ में और सही स्टडी के साथ में इलेक्शन में आना चाहिए। और इन्हें ये समझना चाहिए कि देशवासी जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज चाहते हैं। देशवासी जो है एक ऐसा राज चाहते हैं जिसमें सबके गरीब, आदिवासी, दलित, माइनॉरिटीज और जितने भी वंचित लोग हैं उनका कल्याण हो। तो अगर इसे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत में अगर देशवासी आगे बढ़ेंगे, अगर ये पार्टियां मिलकर साथ लड़ेंगी, तब हम एक अच्छे रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हमने इस बात पर भी गौर किया कि पिछले चंद सालों से जिस तरह से हमारी पार्लियामेंट में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, और वो पार्टियां जो या वो लोग जो बहुत ताकत से अडानी का विरोध कर रहे हैं, अंबानी का विरोध कर रहे हैं, क्रॉनी कैपिटलिज्म का विरोध कर रहे हैं, उनके आवाज को बंद करने की कोशिश की जा रही है। पहले राहुल गांधी की सदस्यता को भंग किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट से उनकी सदस्यता वापस आई, फिर हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह और रघु चड्ढा उनको निलंबित किया गया। फिर अब रिसेंटली आप जानते हैं कि महुआ मित्वा को, जो कि एक बहुत ही वोकल फेस था पार्लियामेंट का, जो बहुत ताकत से बात को उठा रही थी यहाँ की यानी अडानी के साथ जो कोई डीलिंग हो रही है उसके खिलाफ में, अब उनको बहुत गलत तरीके से जिस तरह से वो एथिक कमेटी बनी और जिस तरह से पूरे चीज़ें सामने आई है, उसको देख के लगता है कि बहुत गलत तरीके से जो है उनको निलंबित कर दिया। इसी दरमियान में हम देखते हैं कि बीजेपी के जो लोगों ने जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है पार्लियामेंट के अंदर में, दानिश अली के खिलाफ जिस तरह से रमेश बिधोरी ने बात कही है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है वो कभी भी हम ये समझते नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हम ये समझते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र का अभी यानी पार्लियामेंट को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। अगर वहाँ इस तरह का माहौल होगा तो आप सोचिए कि देश में किस तरह का माहौल पैदा होगा। तो ये दूसरी बात है जो हम समझते हैं कि जिस पर हमको यानी बहुत ही उसके साथ विचार करना चाहिए कि अगर इस तरह के लोग हमारे देश के अंदर शासन में आएंगे तो पूरे देश में किस तरह का माहौल पैदा होगा। तीसरी बात, हम लोगों ने कल अपनी मीटिंग में इस पर भी गौर किया कि ये जो अभी फ़लस्तीन में जो संघर्ष चल रहा है हमास के खिलाफ में या फ़लस्तीन के लोगों के खिलाफ में, इसराइल जिस तरह का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह वहाँ के बच्चों पर, वहाँ की महिलाओं पर, वहाँ के अस्पतालों पर, वहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बम्बार्डमेंट हो रहा है, और फिर जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, यूरोप के कंट्रीज जो है उसको कॉपरेट कर रहे हैं, उसको जो है हथियार भी पहुँचा रहे हैं और आर्थिक सहायता भी पहुँचा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल यूनाइटेड नेशन का जो रिजोल्यूशन है ह्यूमन राइट्स की, उसका बिल्कुल कंप्लीट वायलेशन। आप देखिए 2 तरह के मुजाहरे सामने आ रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज की जो हुकूमतें हैं, जो पावर्स हैं, वो इसराइल के साथ में है और वहाँ की जनता पूरी तरह से जो है फ़लस्तीन के साथ में। हम समझते हैं कि अब ये वक्त आ गया इस बात का कि
ये फ़लस्तीनियों को जिस तरह से 1948 से अपनी ज़मीनों से बेदखल करके धकेल के जो है 2 जेलों में बंद कर दिया गया, गज़ा में और वेस्ट बैंक में, अब उन्हें अपनी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन का ये रेजोल्यूशन है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। हम तो ये बात करते हैं कि पूरा इसराइल का वहाँ पे जो इसराइल का जो बनाया गया वो पूरा ही गलत काम था, और वो इसराइल जो है एक ऑक्युपायर है और उसने ज़बरदस्ती कब्जा किया है, और यही वजह थी कि 1992 तक हमारे देश ने इसराइल को यहाँ पे एम्बेसी बनाने की इजाज़त नहीं दी थी। यहाँ पे उनका सिफारत खाना नहीं था, एम्बेसी नहीं थी। लेकिन 1992 के अंदर उनकी एम्बेसी बनी और वो डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ते बढ़ते आज स्ट्रेटेजिक रिलेशन बढ़ गए। हमारा देश का हमेशा से ये बात रही है कि इसका समाधान होना चाहिए, और हम ये बात मानते रहे हैं कि फ़लस्तीनियों के हुकूक को पर डाका डाला गया है, जिस तरह ब्रिटिश लोगों के लिए उसी तरह फ़लस्तीनियों के लिए। तो हमारा मानना ये है कि हमारे देश को आगे बढ़ के मध्यस्थता करना चाहिए इसके अंदर में, और सीज फायर लागू करने के लिए और फ़लस्तीनियों का हक दिलाने के लिए, फ़लस्तीनी स्टेट के क़याम के लिए हमारे देश को मध्यस्थता करके आगे बढ़ना चाहिए, अगर हम वाकई विश्व गुरु बनना चाहते हैं। तीसरी बात यह है कि हमने कल इस पर भी विचार किया, और कल हमने एक बड़ी रैली निकाली थी आपके कलकत्ता के अंदर, और फिर यहाँ पर कलकत्ता में हमारी पब्लिक मीटिंग भी हुई। हमने ये जो रैली निकाली और पब्लिक मीटिंग की थी वो इस बात पे की थी कि वेस्ट बंगाल के अंदर जिस तरह से सरकार के ज़रिए से यहाँ पे मौत का, शराब का, लिकर का जो यानी बढ़ रहा है सिलसिला, कि घर घर तक शराब पहुँच गई है, छोटे छोटे इलाकों के अंदर शराब की दुकानें खुल गई है, लाइसेंस दिए जा रहे हैं, और पूरे समाज को शराब के नशे में धकेला जा रहा है। जहाँ पे लोगों के पास पैसा नहीं है खाने पीने के लिए, गरीब है, भूखे मर रहे हैं, उनकी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी नहीं की जा रही है। आप शराब को, लॉटरी को प्रमोट कर रहे हैं, आप जुआ खिलवा रहे हैं, उनके पास मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं मिलते हैं उनको, लेकिन उसके बावजूद भी वो शराब में, जुए में मस्त है, अपनी आर्थिक स्थिति को और खराब कर रहे हैं, और फिर सूद पे कारोबार चल रहा है। ये पूरी चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। यहाँ के गवर्नमेंट की ड्यूटी यह है कि वो एक वेलफेयर स्टेट बनाए और लोगों की जो वेलफेयर नीड्स है उसको पूरा करे। ये जो हम देखते हैं कि जो वेस्ट यानी मगरबी बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर लोगों के पास में जॉब्स नहीं है। जो बच्चे एग्जाम क्लियर कर देते हैं वो आज धरने में बैठे हुए हैं, उनको जॉब देने के बजाय उन लोगों को जॉब दे दिया जाता है जो एग्जाम नहीं क्लियर करते हैं। तो जबरदस्त करप्शन चल रहा है यहाँ पे। आपके अफसोस की बात यह कि 3 मिनिस्टर जो है आज जेल में बंद है यहाँ पर। तो ये जो करप्शन हो रहा है, ये जो लोगों के मूल्य जो समस्याएं हैं उनसे आंखें बंद की जा रही है, ये बात सही नहीं है। जो पार्टी माँ, मानुस और माटी के नाम से पावर में आई है उसको ये सब का लिहाज करना चाहिए। इस पर भी हम लोग आपत्ति जता रहे हैं। इसके साथ साथ हमें ये कहना है कि हमारे देश के अंदर ये एक समस्या ये भी है कि अभी कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, इंडियन गवर्नमेंट ने जिस तरह गलत तरीके से पार्लियामेंट ने कश्मीरियों का जो राइट था आर्टिकल 370 संविधान के अंदर मौजूद था उसको एब्रोगेट किया, ख़त्म किया। ये वो राइट था जो हमारे पार्लियामेंट ने और हमारे उस वक्त के जो लोग थे, नेहरू जी और पटेल जी, इन लोगों ने कश्मीरियों के साथ डायलॉग करके उनको अकोमोडेट करने के लिए हमारे देश के साथ में आर्टिकल 370 दिया गया था। आर्टिकल 370 सिर्फ कश्मीरियों को नहीं दिया गया, जो आर्टिकल 370 के अंदर जो अधिकार दिए गए थे कश्मीरियों को, बिल्कुल सामान्य अधिकार, इसी तरह के अधिकार जो है नॉर्थ ईस्ट की कई स्टेट्स को दिए गए आर्टिकल 371 के अंदर। तो ये आर्टिकल 371 का अब्रोगेशन गलत था। कश्मीरियों के साथ में जो हमने एक तरह से विश्वासघात किया था, अब हम महसूस करते थे उनके राइट छीन लिए थे, और उसके बाद जिस तरह से वहाँ पे पिछले कई सालों से जो है सरकार की तरफ से और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जिस तरह उनके ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, वहाँ इलेक्शंस भी हो रहे हैं, वहाँ पर जो है एक पहली बार हमने अपने देश में देखा है कि जो यूनियन टेरिटरी है वो उसको स्टेट बनाया जाता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये भी एक गलत काम हुआ था।
लेकिन हम समझते हैं कि सबसे शॉकिंग बात यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने उस एब्रोगेशन पे सील लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि एब्रोगेशन का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरह से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया वो सही हुआ। हमारा ख्याल है ये गलत है। कश्मीरियों के राइट्स मिलने चाहिए, 2 स्टेट के बजाय 1 स्टेट बननी चाहिए और वहाँ इलेक्शन होने चाहिए। और कश्मीरियों को अगर आप चाहते हैं कि अपने साथ यानी असिमिलेट करें, उनको भी ये एहसास दिलाएं कि वो भी भारतवासी हैं, वो भी वैसे ही हैं जैसे दिल्ली के लोग हैं, वो भी वैसे ही हैं जैसे बंगाल के लोग हैं, तो फिर उनके राइट्स को दोबारा रिवाइज करना चाहिए। कश्मीर के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, कश्मीर में इंटरनेट को आना चाहिए, कश्मीर के तमाम लोगों के जो जमहूरी, जो डेमोक्रेटिक और सिविल राइट्स हैं उसको आपको बहाल करना चाहिए। ये चंद बातें थी जिसको